नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बता दीजिए कि आप सबको वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी क्लियर है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके एग्जाम होने के बाद में जो भी महत्वपूर्ण स्वरूप में चेंजेस हुए हैं और आप काफ़ी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि इतनी कंटिन्यूअस हमने जो मेहनत करी है उसके बाद में जो है पेपर कैंसिल हो जाता है, जो भी लीक होने की वजह से हो रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में यही बातें घूम रही हैं। देखिए, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया उस पर अफसोस जाहिर करने के बजाय अगर हम जो आने वाला है, क्योंकि आपके री एग्जाम की बात जो है वो हो चुकी है, तो अब वो 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, ये बातें आती रहेंगी, लेकिन आपको अपना एक एक दिन जो है वो कीमती रखना है। अब आपके पास में एक आधार ये है कि आपका जो 18 जून का पेपर हुआ है, ठीक है, भले ही वो लीक हुआ हो, लेकिन एक पेपर जो है वो आपके पास में एक पैटर्न है, ठीक है, कि किस तरीके से, क्योंकि जितना हम लोग पहले सोच रहे थे कि ऑफलाइन होगा और पेपर इजी आएगा, ठीक है, तो पेपर आपका लेवल का आया है, ठीक है, औसत लेवल का आपका पेपर आया है, लेकिन हम अगर ये कहें कि अब जो री एग्जाम होने वाला है वो इजी आएगा, ये सोच करके हम शायद गलती कर देंगे। तो हमें उस पेपर की कठिनता के आधार पर उससे हमें थोड़ा सा अधिक जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी के लिए अभी से जो है वो जुट जाना है, और हमारी जो क्लासेस हैं इन सभी की रेगुलरिटी जो है आपके री एग्जाम के लिए पूरी तत्परता से हम चलते रहेंगे। आपके यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए आज संडे को आपका ये सेशन हो रहा है, लेकिन संडे के बाद में आपके रेगुलर संडे का इसीलिए स्पेशल रखा है कि भाई हमें अपनी तैयारी आज इसी समय से हमें शुरू कर देनी है अगर हमने नहीं करी है। क्योंकि सबने सोचा था, तो 2-3 दिन हमने सबको गैप भी दिया कि भाई जो भी स्टूडेंट्स है इतने परेशान है, ऐसे में सेशन लेंगे, पढ़ाई जो है वो दिमाग में नहीं जा रही है, जो भी पढ़ रहे हैं मैम ऊपर से ही जा रहा है, तो 2-3 दिन के लिए आपने रिलैक्स किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब जो है भले ही दिमाग में इतनी टेंशन हो तो उस टेंशन में आप पढ़ नहीं सकते, तो आज का ये सेशन स्पेशल जो है आपके लिए इसीलिए है कि आप सब जो है अपनी सारी चिंताओं को आप दूर कर लीजिए, कंटिन्यूअस अपनी स्टडी कीजिए और देखिएगा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आपको फिर मिलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर आज के सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो आपसे री एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो आप टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो क्लासेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दूसरी चीज़ कि अभी आपका जून में हमारा ये सेशन आपका जिस टाइम पे चलता आ रहा है, टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है, उस पर चलेगा। उसके बाद में जुलाई से आपकी यूट्यूब की क्लासेस का टाइमिंग भी हम लोग चेंज कर देंगे, तो उसको भी आप लोग सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रहीम जी के बारे में, ठीक है, रहीम जी के बारे में कौन सी बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ठीक है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है और बताना है कि इसमें क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी जो सही उत्तर देख पा रहे हैं, तो संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे, बिल्कुल सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के थे, और इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ठीक है। तो ये हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में ये वर्णन नहीं आता, और जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तो उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी बात का टोटा होने पर उसे
पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ताज रघुवीर सहाय। सारे निबंध दिए गए हैं आप लोगों को और इसके अंतर्गत बताना है कि कौन से निबंध से ये वाली पंक्तियां आपकी आई हैं। तो कौन सा निबंध किसका है ये भी आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई कौन सा निबंध किसका है। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है कि भाई ये निबंध किसका है, ये रचना किसकी है, इसकी विधा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। तो ये समाज और कर्तव्य पालन बाबू गुलाब राय जी का जो निबंध है उसमें से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी है? कि कौन सी रचनाएं जो हैं वो आलोचना विधा के रूप में लिखी गई हैं? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभवसार, कुमार संभवसार कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। कौन सी रचनाएं आलोचना विधा के रूप में लिखी गई? तो यहां पर आप सभी देखेंगे कि क्या होगा सही आंसर। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचना की रचनाएं ये कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, क्योंकि कुमार संभव का इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, ये दोनों अनुवादित रचनाओं के स्वरूप में आती है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से आपको सम्मिलित करना है। क्या होगा? अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी, औपनिषदिक काल 12वीं 13वीं 4थी शताब्दी और पहली दूसरी, मतलब कौन सा उपन्यास जो है वो किस समय पर लिखा गया, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनामदास का पोथा जो है ये लिखा गया औपनिषदिक काल का, उपनिषदों के समय पर। ठीक है, पुनर्वा की अगर आप बात करेंगे तो पुनर्वा आपका आ जाता है 4थी शताब्दी में। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये आपका आ गया 6ठी 7वीं शताब्दी में, और चारुचंद्र लेख जो आपका लिखा गया है यह है आपका 12वीं 13वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? नवगीत विधा से किसका संबंध नहीं है? किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है गिरधर राठी जो है ये नवगीत विधा से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, तौलिया जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की। शब्द विचार से प्रश्न आपका। तो तौलिया जो है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा तौलिया जो है वो पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है?
आपके मंडे से यानी कि कल से जो आप सेशंस हम रखेंगे वो आपका जो अभी 18 जून को पेपर हुआ है उसको पूरे विश्लेषण के साथ जो है हम उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अपने री एग्जाम की रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले उसी का विश्लेषण करेंगे, फिर और इम्पोर्टेंटली आपके क्वेश्चन सीरीज और मैराथन आपके होते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। यदि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य और बिहारी जी की मुक्तक में जो शक्ति है, ठीक है, उन्होंने बिहारी सत्सई मुक्तक काव्य दोहे में रचना करके, और हर मुक्तक जो हर दोहा जो है वो एक दूसरे से क्या है भाई एकदम कोई भी पूर्वापुर संबंध नहीं है, लेकिन प्रबंध काव्य से भी ज्यादा शक्ति जो है बिहारी सत्सई में दिखाई गई है। कली कौतुक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त। हम्म तो कली कौतुक जो रचना है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास और ध्रुवदास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा कृष्ण भक्ति काव्य धारा में शामिल नहीं है। तो नाभादास जो है ये आपके कृष्ण भक्त कवियों में नहीं आते, ये राम भक्त कवियों में गिने जाते हैं आपके नाभादास जी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्थापना। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्यक्ष कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के अत्यंत मार्मिक दृश्य जो है वो सामने लाती है। तो तर्क क्या दिया गया है? एक स्थापना है और एक तर्क है। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर शव नौचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। तो कौन सा कथन कविता के काव्य के सौंदर्य के संदर्भ में सही कहा गया है, कौन सा गलत है? इसका आंसर आप सभी को करना है। हम्म तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, यानी कि पर्टिकुलर की भाई सुंदरता का ही वर्णन किया जाए, प्रत्यक्ष कर्म जो काम सामने हो रहा है और मनोवृत्ति के सौंदर्य का भी अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि स्थापना जो है वो सही है। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर शव नौचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रोनुमोदित नहीं है। देखिए अगर ऐसा होता तो क्या विभत्स रस का वर्णन किया जाता? ठीक है, घृणा, जुगुप्सा, विभत्स का वर्णन जो आपको दिखाई देता है तो वो तो किया ही जाता है, तो ये वाला गलत हो गया आपका। तो ए सही है और आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, उससे पूर्व आप सभी टेलीग्राम के ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आप हिंदी के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कक्षा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, रामाष्टयाम और रामरासु।
बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो देखिए राम रासो, ठीक है, राम रासो जो रचना है वो इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तो तर्क क्या है? बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। क्या स्थापना सही है, क्या तर्क सही है बिंबवाद के संदर्भ में? तो देखिए बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, ठीक है, कि जब हम बिंब का वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो श्रव्य बिंब हो, दृश्य बिंब हो, कुछ भी हो, तो उसमें शब्दों की कम खर्ची यानी कि हम कम शब्दों में एक ऐसा विराट स्वरूप कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अधिक अर्थ को अभिव्यंजित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि भाई दिवस का अवसान समीप था, मेघ में आसमान से उतर रही थी, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वर्णन क्या आ गया कि भाई दिवस का अवसान हो रहा है, ठीक है, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा का वर्णन जो किया गया है। तो उसी स्वरूप में कि कम शब्दों में हम दृश्य श्रव्य अलग अलग बिंबों का वर्णन कर सकते हैं। बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो बिंबवाद ये नहीं कहता सपाट वर्णन, क्योंकि सपाट का अर्थ तो है एकदम सीधा वर्णन, और बिंबवाद सीधा वर्णन नहीं करता, वो उसको प्रत्यक्ष रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। तो ए सही है और आर जो है वो आपका गलत है 12 नंबर के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, बताइए। 20 क्वेश्चन रहेंगे आज के सेशन में, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको करा रही हूँ। तो यूरोपीय साहित्य की जब हम बात करते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आप कल्पना वाला स्वरूप जो है वो भी इसके अंतर्गत देखते हैं कि किस तरीके से कल्पना का जो सिद्धांत है, कल्पना फैंटेसी का जो सिद्धांत है, उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें कल्पना को महत्व दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कल्पना को काव्य का अनिवार्य साध्य, नॉट साध्य, साधन, कल्पना जो है वो अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन मात्र है, कोई साध्य नहीं है। साध्य का अर्थ तो क्या हो गया भाई, जो चीज साधी जा रही है, जिस उद्देश्य तक हम पहुंच रहे हैं। तो कल्पना जो है वो साधन है, तो साधन के रूप में कल्पना का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। तो पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है।
तो तर्क है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो क्या इसके अंतर्गत सही है, क्या गलत है, बताइए। तो 19वीं शताब्दी का नव जागरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप स्वाधीनता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत जब आप देखते हैं कि किस तरह से नव जागरण, भक्तिकालीन नव जागरण की भक्ति काल जो आंदोलन आया था वो किसके, किसी ने कहा कि ईसाई स्वरूप में, जब आपके लोक जागरण की बात करें तो वो ईसाई संदर्भ में आया। वहां पर हम बात करें कि भक्तिकालीन लोक जागरण की भाई किस तरह से मुगलों का आक्रमण होने लगा था, राष्ट्रीयता का भाव जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में संकुचित स्वरूप में हमारे समक्ष आने लगा था। तो छोटे छोटे राज्यों में राष्ट्र जो है वो पूरा बट गया था। तो यहाँ पर जो नव जागरण आया भक्तिकालीन की, युद्ध का और आक्रमण का जो माहौल आदि काल में था उससे ईश्वर की शरण की ओर उन्मुख हुआ। और ये जो आपका 19वीं शताब्दी का लोक जागरण था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे व्यापार के बहाने धीरे धीरे जो है वो आधिपत्य कर लेती है और लोग जो है वो गुलाम हो जाते हैं, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उपनिवेशवादी दौर की उपज के रूप में ये सामने आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तर्क क्या दे रहे हैं, ऐतिहासिक अंतर्वस्तु समान है, तो समान नहीं है। जो इतिहास मैंने बताया, एक तरफ आपके मुगलों का आगमन हो जाता है और इधर जो है आपका जो ब्रिटिश सरकार का स्वरूप दिखाई देता है। तो ऐतिहासिक अंतर्वस्तु समान नहीं है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें, इसके माध्यम से कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके, ठीक है, कि संसार में जो भी मार्मिक पक्ष हैं उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करके और वहां की विषय वस्तु का अभिव्यक्ति अपनी कविता के माध्यम से करना, और जिससे अधिक से अधिक पाठक वर्ग जो उससे जुड़ पाता है। मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर तर्क के माध्यम से, ठीक है, कि केवल मनोरंजन ना कविता का कर्म होना चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। दोनों के दोनों सही इसमें दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कला का आस्वाद
युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क दिया है शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। क्या सही होगा क्या गलत होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, तो ये इन्होंने गलत दे दिया नहीं, क्योंकि कला का आस्वाद जो है वो युग निरपेक्ष होता है, युगानुरूप युग के स्वरूप में युग निरपेक्ष जो है वो होता है, ये इसके स्वरूप में आपको दिखाई देगा। स्थापना जो है वो तभी सही होगी जब इसमें नहीं की जगह होता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है। ठीक है, तो दोनों में नहीं लगा दिया, इसलिए दोनों जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, शाश्वतता का गुण जो है वो कालजयी कृतियों में तो शाश्वत होती है वो, ठीक है, शाश्वत तथ्यों से जुड़ी हुई होती है, तो ये वर्णन इसमें दोनों के दोनों जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुरूप आपको सही अनुक्रम जो है वो लगाना है नामवर सिंह जी की रचनाओं को। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज। तो देखिए आप, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ये 1952 में आ जाती है आपकी। ठीक है, और कविता के नए प्रतिमान ये 1968 में आ जाती है, 68 में। छायावाद जो है इनकी ये 1955 में आ जाती है। ठीक है, और दूसरी परंपरा की खोज ये इनकी 1982 में आ जाती है। इनकी एक दो और अन्य रचनाएं भी हैं जो आप सभी को याद भी होंगी वैसे तो, वाद विवाद और संवाद, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, क्रम में बहुत बार पूछी जाती है, वाद विवाद और संवाद। ठीक है, 1989 में ये आ जाती है आपकी। ठीक, एक इनकी आती है कविता के नए प्रतिमान, इनकी हो ही गई, और आलोचक के मुख से, ये भी बहुत बार पूछी गई है, आलोचक के मुख से 2005 में ये आती है। ये विभिन्न आलोचकों के द्वारा लिखित जो उनके निबंध हैं उनका वर्णन जो है इसमें किया गया है, व्याख्यानों का संकलन एक तरह से इसके अंतर्गत इनका किया गया है। ठीक है, इतिहास और आलोचना भी इनकी प्रसिद्ध है, आलोचनात्मक रचनाओं में इतिहास और आलोचना ये भी आ जाती है इनकी एक, इतिहास और आलोचना 1957 में। ठीक है, तो ये वर्णन आ जाएगा। अब इसमें आप क्रम देखेंगे तो 1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 2 4, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग हैं।
प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता से सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो सही नहीं बताना है आपको। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, ये तो सही है, क्योंकि अरस्तु तो जो है वो अनुकरण जो है कि भाई ईश्वर ही महत्वपूर्ण स्वरूप में है, तो नकल की नकल बताया है कि भाई कविता का अपना या कवि का अपना कोई भी उसमें योगदान नहीं होता, ऐसा प्लेटो ने कहा। तो इसका विरोध अरस्तु ने प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि चित्रकार के माध्यम अलग अलग है। ठीक है, कि जो चित्रकार है वो मान लीजिए पेड़ को देख करके चित्र बनाता है, लेकिन कवि जो है उस चित्र को देख करके भी अपनी शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो ये भी सही है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, ये भी सही है। ठीक है, कि सभी कलाओं की एकता का आधार जो है वो स्वीकार किया है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थों के रूप में अरस्तु ने इसे बांटा है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने कह दिया कि सर्वथा भिन्न है और अभी हम कह दें कि भाई ये एक ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसमें गलत है। अगला देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। दूसरा कथन है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई लोक साहित्य में जो भी लिखा हुआ होता है या जो भी अनुभव के आधार पर बातें होती है, रूढ़िवादी स्वरूप जो है वो वर्णन इसमें मिलता है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोक साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें लोक ही प्रमाण है, लोगों के द्वारा जो कही गई बातें हैं वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो उसमें शास्त्रों की आवश्यक शास्त्रीय प्रतिमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैसी चलती रहती है वर्बली, उसमें शास्त्र आती नहीं है लोक साहित्य में। तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक सही और आपका दूसरा गलत है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो इस कथन के आलोक में सही विकल्प का आपको चयन करना है कि क्या होगा। हम्म यहाँ पे आप देखेंगे कि स्त्री विमर्श के स्वरूप में अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, नहीं। ठीक है, स्त्री विमर्श में स्त्री को महत्वपूर्ण केंद्र माना गया, जैविक उत्पत्ति का स्वरूप नहीं माना गया। और दूसरा क्या कह रहे हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व विचारों का नियमन नहीं कर सकती। कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे आपके दोनों ही कथन जो है वो गलत इसके अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आज के इम्पॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चन किया। आपके मंडे से रेगुलर आपकी जो क्लासेस हैं वो आपके इस टाइमिंग पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐप पे भी आपके लिए फ्री सेशन और आपका दिसंबर का कोर्स भी जारी है, जिसे आप सभी हमारे साथ इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं 08045888812।
अब है आज का होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर आपको वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे पता चले। और इसके अलावा आपके और भी जो भी क्वेरीज हो, आपके क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली जो है वो मिलेगा। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है कि मैम इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को लेकर के आपके लिए सेशन जो है वो लगा दूंगी। आपका जो अभी हाल ही में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, उसको हम ऐप पे सॉल्व करेंगे कल से, मंडे से। तो ऐप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम इम्पोर्टेंट आपका 2024 का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो पेपर हुआ है उसको, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले और हमारे साथ आप अगले सेशंस के लिए जुड़ पाए। धन्यवाद।